डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, फिर एरिया अंडर कर्व एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन की अगर मैं इन जनरल बात करूं तो दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट देन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करना ज्यादा इजी है, इंटीग्रेशन करना ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, एंड यू हैव टू पे मोर अटेंशन। नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक इंटीग्रेशन, सबसे पहले चीज इसकी अगर बात करें तो इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, it is the reverse process of differentiation, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ddx ऑफ fx करते हैं, जिसकी वैल्यू मिलती है मेरे को gx, fx को डिफरेंशिएट किया और उसको डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे मिला gx, तो उस केस में इंटीग्रेशन ऑफ gx करेंगे ना तो हमको मिलेगा fx, इंटीग्रेशन ऑफ gx करेंगे तो हमको मिलेगा fx, ठीक है। इनफैक्ट fx प्लस c, बिकॉज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, राइट। तो एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप लोगों ने फिजिक्स में फॉर्मूलाज वगैरह तो ऑलरेडी देख चुके हैं, बट जब आपसे पूछा जाएगा कि cos x का इंटीग्रेशन क्या है, तो आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे हमको cos x मिलता है। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पे हमको cos x मिलता है, और वही हमारा इसका आंसर होगा। तो आपको पता है कि ddx of sin x is equal to cos x. So if ddx of sin x is equal to cos x, so integration of cos x will be equal to sin x. तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे sin x, फिर लगाएंगे प्लस। ये प्लस से क्यों लगाते हैं थोड़ी देर में बता, ठीक है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन रहता है वो बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन रहेगा। अगर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं fx को और gx आता है, तो gx को इंटीग्रेट करने पे हमको fx मिलेगा, ठीक है। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन में हर चीज का एक छोटा सा मीनिंग है, जैसे ये वाला हो गया, ठीक है। तो दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। yes Shreya, नहीं श्रेया, ddx ऑफ sin x क्या होता है? ddx ऑफ sin x, अगर आप sin x को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है? cos x मिलता है ना। तो अगर वही cos x को हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमको sin x मिलेगा। अब जैसे कि ddx ऑफ cos x जो होता है वो होता है माइनस sin x, ठीक है। तो उस केस में अगर हम sin x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमको मिलेगा माइनस cos x। फिर बस इतना ही प्रतीक जो अभी बोर्ड पे दिख रहा है, ओके। अब ये थोड़े सिंबल्स के इंपॉर्टेंस, तो ये हमारा सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। ये हो जाता है हमारा जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इसको कहते हैं इंटीग्रेट, इसको कहते हैं इंटीग्रेट, ठीक है। उसके बाद ये c जो होता है, दिस इज माय आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। ये जो हमारा fx होता है, तो ये हमारा इंटीग्रेट करने के बाद, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन आया, ये वो वाला फंक्शन, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं fx को, इसको बोलेंगे हम इंटीग्रल, इसको बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ gx, ठीक है। इसको बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ gx। ये भी बोल सकते हैं, साथ में आपको कहीं कहीं पे वर्ड देखने को मिलेगा एंटी डेरिवेटिव, कहीं कहीं पे आपको वर्ड देखने को मिलेगा प्रिमिटिव,
सबका एक ही मतलब, ठीक है, सबका एक ही मतलब है। तो इस रिप्रेजेंटेशन में आई होप ये सिंपल से क्या था, इस रिप्रेजेंटेशन में सारी चीजों का मतलब क्या है। ये हमारा सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है उस वो हो गया फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, जिसको हम इंटीग्रेंड बोलते हैं। और इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन आता है तो वो हमारा हो गया इंटीग्रल ऑफ जीएक्स, जिसके अलग अलग नाम है एंटाई डेरिवेटिव। एंटाई डेरिवेटिव वर्ड सुनने के साथ साथ क्या पता चला, अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव, और ये प्रिमिटिव, तीनों का सेम मीनिंग है। सी जो होता है वो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, एनी कांस्टेंट, ओके, ऐसा नहीं कि वो एक फिक्स्ड वैल्यू, इट इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इट कैन चेंज, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहो तो एक सिंपल स्नैपशॉट ले सकते हो। क्लियरली दिख रहा है बोर्ड अच्छे से आप सबको? बोर्ड अच्छे से दिख रहा है क्या? मोहित एक बार लॉग आउट करके वापस से लॉग इन करो अगर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है तो, ठीक है। तो अभी तक इतना किया है, आई होप यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्लियर? व्हाट इज इंटीग्रेशन? व्हाट इज इंटीग्रेशन? तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब अगर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे जीएक्स आता है तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे हमको एफएक्स मिलेगा। सारे इसमें जो जो चीज दिख रहे हैं, सिंबल दिख रहा है, जीएक्स दिख रहा है, एफएक्स दिख रहा है, सी दिख रहा है, इन सब का क्या इंपॉर्टेंस है ये मैंने लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जांपल के तौर पे अगर जैसे कि cos x को डिफरेंशिएट करने पे हमको माइनस sin x मिलता है, तो अगर cos x को डिफरेंशिएट करने पे हमको माइनस sin x मिलता है तो फिर sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको माइनस cos x मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोला जाएगा ना, जैसे आपको इंटीग्रेशन ऑफ जीएक्स बोला गया, तो यहाँ पे जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos x बोला गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x का मतलब आपको दिमाग में ये सोचना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे हमको cos x मिलेगा। ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसको डिफरेंशिएट करने पे हमको cos x मिलेगा, वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि sin x को डिफरेंशिएट करने पे हमको cos x मिलता है, तो इसलिए हम यहाँ पे sin x लिखेंगे, लेकिन साथ में हमको ना एक c ऐड करना पड़ेगा। अब ये c क्यों ऐड करना पड़ेगा इसके ऊपर देख लेते हैं। आई होप इतना पार्ट आप सबने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रख कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या रीजन है उसका? अब अगर मैं आपको बोलूं, जैसे वहां पे मैंने बोला कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, राइट? तो ddx ऑफ sin x वी नो इट्स cos x। अब अगर मैं ddx ऑफ sin x प्लस 5 कर दूं, इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको cos x मिलेगा, ठीक है। अगर मैं ddx ऑफ sin x प्लस कुछ दूसरा कांस्टेंट कर दूं, लेट्स से पाई, पाई भी एक कांस्टेंट ही है, तो ddx ऑफ sin x प्लस पाई करूंगा, ठीक है, ddx ऑफ sin x प्लस पाई करूंगा, वो भी आप cos x ही बोलोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ पे प्लस या माइनस करके जितने भी कांस्टेंट लगाऊंगा उन सबका डिफरेंशिएशन हमको cos x से मिलता है, राइट? उन सबका डिफरेंशिएशन हमको cos x से मिल रहा है। तो ये जो वैल्यूज यहाँ पे आ रही है, जो कांस्टेंट आ रहे हैं, उसी कांस्टेंट को, वही सारे पॉसिबल कांस्टेंट्स को कंसीडर करने के लिए यहाँ पे प्लस से लिखा जा रहा है। क्योंकि जब आप इस पूरे को डिफरेंशिएट करोगे ना, इस पूरे को डिफरेंशिएट करोगे ddx ऑफ sin x plus c, where c is a constant, तो इस पूरे को डिफरेंशिएट करने पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। तो इसीलिए हमको इस पूरे का डिफरेंशिएशन cos x मिलेगा, एंड दैट इज व्हाई द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x plus c, ठीक है। ये रीजन है कि c को ऐड किया जाता है, क्योंकि ये सारे जो देख रहे हो ना, अगर मैंने यहाँ पे मान लो आपका फेवरेट नंबर है 7, धोनी के फैन हो, तो sin x plus 7, तो ddx हम sin x plus 7 करेंगे ना, उसकी वैल्यू भी cos x होती है। तो देखो कहीं पे 5 ऐड किया तो भी हमारे डिफरेंशिएशन में चेंज नहीं आया, पाई ऐड किया या 7 ऐड किया तो भी डिफरेंशिएशन में चेंज नहीं आया। तो इन सारे केसेस को कंसीडर करते हुए हमने लिखा कि यहाँ पे हमेशा एक, अगर आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो, जहाँ पे इस इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर हमने कुछ वैल्यूज नहीं रखी हुई फिलहाल, तो आप यहाँ पे सिंपल सा कांस्टेंट डाल दोगे उन सारे केसेस को कंसीडर करने के लिए, ठीक है, उन सारे केसेस को कंसीडर करने के लिए।
तो आई होप आपको इंटीग्रेशन में एक्चुअली हम क्या करते हैं इतना आइडिया हो गया होगा, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे, सिर्फ इतना जो अभी तक हमने पढ़ा, इसी के बेसिस पे आप खुद से ही कुछ फॉर्मूलाज बना सकते हो। सर हाँ बोलो सर सर अगर वही cos x का ले तो माइनस साइन x होगा। हाँ देखो, जैसे कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x माइनस cos x। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स भाई, या सर cos x होता है। परसों एग्जाम दिए हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इसमें क्या लगाओगे आप, sin x प्लस c लगाओगे, इसमें आप लगाओगे sin x प्लस c। अब यही डी डी एक्स ऑफ cos x होगा, तो डी डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस sin x, मतलब इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आया, ठीक है। तो अब अगर हम sin x को इंटीग्रेट करेंगे, sin x को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस यहाँ आ जाएगा एक तरीके से, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस cos x प्लस c। सिमिलरली अगर बात करें डी डी एक्स ऑफ ex का, तो ex का डिफरेंशिएशन तो ex ही रहता है, तो यहाँ पे अगर हम ex का इंटीग्रेशन भी करेंगे तो क्या रह जाएगा, वो हमको ex ही देगा। हर जगह देख रहे हो ना, मैं c ऐड कर रहा हूँ। सिमिलरली डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, बताओ कोई, अभिषेक, डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या होता है? n+1, n-1 होगा ऊपर। हाँ, तो n इंटू x टू द पावर n-1। n-1। अब यहाँ पे अगर मैंने आपको इधर लिख दिया होगा, मान लो n+1 लिख दिया था, डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n+1, तो उस केस में क्या होता है डिफरेंशिएशन में, x टू द पावर n+1। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि फॉर्मूला आ जाता है, पावर आ जाता है बाहर, और फिर उसी वेरिएबल के ऊपर, मतलब x के ऊपर जो पावर एक कम कर देते हैं, तो n+1 में से n कम करेंगे, n+1 में से एक कम करेंगे तो n आ जाएगा, राइट। तो इस चीज का डिफरेंशिएशन करने से ये आया। अब ये तो हमारा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आप चाहते तो आप राइट हैंड साइड पे भेज सकते हो। तो अब अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, मतलब सिर्फ इसका इंटीग्रेशन का बात करें, तो उस केस में हम इसको क्या करेंगे, इसको यहां भेज देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे वेरीफाई कर लो, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, ये तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसके डिफरेंशिएशन में n+1 आएगा, तो यहाँ से n+1 आएगा, नीचे भी n+1 है, तो ऊपर नीचे से n+1 कट जाएगा, और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन आपको x टू द पावर n देगा, जो कि हमारे पास यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो भी हमारे यहाँ पे फॉर्मूलाज है ना, जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, वो सारे फॉर्मूलाज आपने इनडायरेक्टली डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ है। क्या आपको इसमें से कोई भी नया फॉर्मूला दिख रहा है? कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है। तो अगर इनमें से कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है तो ये भी नया नहीं है, इसको बस आपको रिलेट करना आना चाहिए, ठीक है, इसको रिलेट करना आना चाहिए। अब जिस तरीके से यहाँ पे मैंने 4 फॉर्मूला लिखे हैं, इस तरीके से आपने ddx के बहुत सारे, अब जैसे ddx ऑफ sin इनवर्स x हो गया, आपने पढ़ के रखा है कि ddx ऑफ sin इनवर्स x 1/√1 - x² होता है, तो अब वही 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी sin इनवर्स x, ठीक है। तो जैसे कह रहा हूं मैं सर, ये लास्ट वाला नहीं समझ में आया, n+1 वाला। अच्छा, ddx ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला पता है कि नहीं आपको, राइट। तो ddx ऑफ x टू द पावर n के जगह पे मैंने x टू द पावर n+1 किया। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे मेरे, तो क्या आएगा, आपको मिलेगा x, पहले तो पावर बाहर आ जाएगा, तो पावर बाहर है, और फिर अंदर हमारे पास जो दूसरा टर्म आता है उसमें पावर 1 से कम हो जाता है, राइट। वहां पावर n-1 होता था, यहाँ पे n+1 में से हम 1 माइनस करेंगे तो x टू द पावर n आ गया। अब मैं इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये आएगा और ये आएगा, बट ये कहाँ चला जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, तो इसीलिए x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। इनफैक्ट कभी अगर आपको कंफ्यूजन होता है कोई फॉर्मूला में जो आपने लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप सीधा क्या कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पे एक अच्छा होल्ड रखा हुआ है, तो आप सिंपली ना इसको डिफरेंशिएट करो,
इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ddx ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या होता है। तो क्या करोगे मेरे लिए, फटाफट बताओ, इसको डिफरेंशिएट करके बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ। गौरव ठीक है, चलो एवरीवन जल्दी बताओ कोई। कोई अनम्यूट करके बताओ क्या होगा यहाँ पे। x टू द पावर n, राइट? n प्लस 1 का पावर n प्लस 1 इंटू x का पावर n बाई n प्लस 1। हाँ, तो n प्लस 1 इंटू x टू द पावर n बाई n प्लस 1, राइट? अब ये n प्लस 1 कट गया तो हमारे पास क्या बचा, x टू द पावर n बचा कि नहीं? तो इसका मतलब इस चीज को डिफरेंशिएट किया तो हमको x टू द पावर n मिला। तो अगर x टू द पावर 1 को x टू द पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये मिलना चाहिए, राइट? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इस चीज को अगर हम डिफरेंशिएट किए तो हमको ये मिला, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलना चाहिए। इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का लिखा हुआ है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब आया समझ में आपको, मिली? क्लियर है? ठीक है, अच्छा। तो इसी तरीके से जितने भी फॉर्मूलाज है ना, अब मैं फॉर्मूलाज लिखकर आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो मैं ना स्क्रीन शेयर कर देता हूं। कहां से कर रहा हूं, ये सिंपल से आपके एनसीईआरटी से कर रहा हूं, ठीक है? ये देखो, तो ये सारे आपको फॉर्मूलाज आपके माइंड में एकदम क्लियर होने चाहिए, सारे फॉर्मूलाज माइंड में क्लियर होने चाहिए। ddx ऑफ sin x cos x होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x है। ddx ऑफ माइनस cos x अगर sin x होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x हमारा माइनस cos x हो जाएगा, ठीक है? तो इसको मैं बोर्ड पे लिख के टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, आई होप सबके सामने एनसीईआरटी है और ये फॉर्मूलाज आपको रट्टा मारना पड़ेगा, एकदम दिमाग में क्लियर रखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन में सारा देख चुके हो तो यहाँ पे कुछ नया नहीं होगा, ठीक है? कुछ भी यहाँ पे नया नहीं होने वाला। अच्छा, इसको देखना तो एक बार देखो, पहले तो नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक आया, ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये हमारे नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक आए हैं। उसके बाद देखो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक भी है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कॉट इनवर्स, ये सब। एंड फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ गया e टू द पावर x, फिर हमारा log x है और ये हमारा आगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है? तो ये सारे 16 फॉर्मूलाज आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आप सबसे। ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 8 एंड फॉर्मूला नंबर 9, ये वाला फॉर्मूला एंड ये वाला फॉर्मूला, ठीक है? क्या लिखा हुआ है उस फॉर्मूला में? दोनों फॉर्मूला में देख सकते हो क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक जगह पे sin x प्लस c लिखा हुआ है तो दूसरी जगह पे माइनस cos x प्लस c लिखा हुआ है। चलो मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू sin इनवर्स x भी लिखी हुई है, sin इनवर्स x प्लस c लिखी हुई है, और इसकी वैल्यू माइनस cos इनवर्स x प्लस c लिखी हुई है। क्या does it mean that these two are equal to each other? Does it mean that ये दोनों equal to each other हैं? मेरा जो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत लोग क्या सोचेंगे, अरे यार सी तो दोनों जगह पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हुआ क्या कहते हैं, वो ये करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो sin इनवर्स x प्लस c इज इक्वल टू माइनस cos इनवर्स x प्लस c। c को किया कैंसिल और उन्होंने बोला sin इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस cos इनवर्स x। क्या गलती किया मैंने, बताओ कुछ, क्या गलती किया? आईटीएफ का कॉन्सेप्ट यूज करो।
आईटीएफ का कॉन्सेप्ट यूज करो, क्या गलती किया बताओ फटाफट। ऑब्वियसली मैंने गलती किया है, क्या गलती किया है, क्योंकि अगर मैं cos इनवर्स x को यहाँ ले आता हूँ तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, लेकिन आपने आईटीएफ में पढ़ा हुआ है कि उसकी वैल्यू हमेशा π/2 होती है। यस प्रत्युष, वेरी गुड। बाकी लोगों को सोचने दो तो क्या गलती किया मैंने। आईटीएफ में sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x आप π/2 पढ़ते हो, यहाँ पे ये 0 हो गया। मैंने गलती तो किया है, क्या गलती हुआ जल्दी देखो। अदिति बता सकते हो क्या गलती हुआ है, कुछ पता चल रहा है। वेरी गुड, अभिनव ने भी सही बोला है, कांस्टेंट इज नॉट सेम। कुंदन ने बोला सी कैंसिल नहीं होगा। एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना गाइस, आपने देखा कि हर जगह पे फॉर्मूला में सी लिखा हुआ था। जितने भी अभी आपको फॉर्मूला दिखाए थे एनसीईआरटी में, सारे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम सी लिखते हैं, राइट। अब सी क्या है, इट्स एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं एक जगह पे sin इनवर्स x प्लस सी लिख रहा हूँ, दूसरी जगह पे cos इनवर्स x प्लस सी लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों c की वैल्यू सेम है। इनफैक्ट क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे यही जो फॉर्मूला है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin इनवर्स x को लिख सकते हैं हम π/2 माइनस cos इनवर्स x, π/2 माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। अब ये π/2 और ये c, π/2 प्लस c, ठीक है, ये हमारा माइनस cos इनवर्स x को हम बाहर कर लेते हैं और यहाँ आया ब्रैकेट में π/2 माइनस c, π/2 माइनस c, π/2 इज अ कांस्टेंट, c इज आल्सो कांस्टेंट, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी कांस्टेंट ही आएगा, राइट। अब क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है, अगेन एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला में बाय डिफॉल्ट इसको c लिख देते हैं। यहाँ पे मान लो कि आपकी तसल्ली के लिए मैं यहाँ पे c डैश कर देता हूँ, यहाँ पे c डैश कर देता हूँ, ठीक है। बट आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि sin इनवर्स x और cos इनवर्स x के बीच में एक सिंपल सा रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या है कि उन दोनों का जो एडिशन होता है, दैट एडिशन इज इक्वल टू π/2। तो sin इनवर्स x की जगह पे हमने π/2 माइनस cos इनवर्स x लिखा। अब π/2 कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, तो दोनों ऐड होकर के एक नया कांस्टेंट बनेंगे। अरे ये प्लस होगा ना, दोनों ऐड होकर भी एक क्या कहते हैं नया कांस्टेंट बनेंगे, तो उस नया कांस्टेंट को c डैश नाम दे दिया। अगेन दिस विल बी एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो फाइनली व्हाट वी हैव लर्नड इज कि हां अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन sin x प्लस c भी लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन माइनस cos x प्लस c भी लिख सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों कांस्टेंट इक्वल है और इसके हिसाब से ये दोनों फंक्शन इक्वल हो जाएंगे। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, स्पेशली फॉर द वंस जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए, आई होप एक छोटा सा डाउट रहता है बहुतों के मन में, वो क्लियर हो गया होगा। सी जो है वो सेम नहीं रहता, ठीक है। नाउ अब हम फटाफट देखते हैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन कुछ रूल्स होते हैं बेसिक, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं। अब सबसे पहला अगर मैं बेसिक रूल की बात करूं ना, सबसे बेसिक तो इंटीग्रेशन ऑफ, मान लेते हैं कहीं पे अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल टू gx देखने को मिला है, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल टू gx देखने को मिला है। जैसे अभी मैंने आपको सारे जो फॉर्मूलाज दिखाए, हर जगह पे x देखने को मिला। अब उसी के जगह पे कहीं पे आपको ft dt देखने को मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ft dt देखने को मिलेगा, तो आप क्या लिखोगे, आप gx नहीं लिखोगे, आपका इंटीग्रेशन भी किसके टर्म्स में आना चाहिए, t के टर्म्स में आना चाहिए। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक फंक्शन जो कि t में है उसको डिफरेंशिएट करें। एक फंक्शन जो कि t में है, देखो इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ft को इंटीग्रेट कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो dt से हमको पता चलता है कि वी आर डूइंग द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो फाइनली हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक फंक्शन का जो कि t के टर्म्स में है और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, तो हमारा जो आउटपुट भी आएगा वो भी t के रेस्पेक्ट में आना चाहिए, ठीक है, वो भी t के रेस्पेक्ट में आना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx में हम sin x लिखते हैं, तो अगर आपको कहीं पे cos t dt देखने को मिलेगा तो आप क्या लिखोगे, sin t plus c लिखो।
sin t प्लस c लिखोगे। अब यहाँ पे जानते हो छोटी सी गलती क्या होती है लोगों से, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ। लेकिन अब कहीं पे आप लोगों को अगर एफ टी dx देखने को मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी dx देखने को मिलता है, ठीक है, यहां क्या करोगे फिर बताओ, यहां क्या करोगे, gx लिखोगे कि gt लिखोगे, सोच के बताओ। GT। बाकी लोगों का क्या कहना है, सोचो एक बार अच्छे से। सर GX। किसी को यस सर। अदनान क्या इनपुट देना चाहोगे यहाँ पे, क्या लगता है अगर हम एक फंक्शन जो कि t के टर्म्स में है उसको अगर हम dx के x के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, gx आएगा या gt आएगा? चैट में भी बता सकते हो आप सब। श्रेया का कहना है gx, मिली का कहना है gx, अभिनव का कहना है ft मतलब t के टर्म्स में, रूपाली का कहना है t के टर्म्स में, अंकित का कहना है t को x में चेंज करेंगे, ऋतु का कहना है gx, हर्ष का कहना है gx, प्रत्युष ने पहला बंदा है जिसने सही आंसर दिया, वो होगा कि हम अभी नहीं बता सकते हैं कि हम इसको किस टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यार, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं t के फंक्शन को, इंटीग्रेट कर रहे हैं t के फंक्शन को, और उसको इंटीग्रेट किसके टर्म्स में कर रहे हैं, तो उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं x के टर्म्स में। अब t के फंक्शन को अगर x के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो राइट नाउ डू यू नो द रिलेशन, क्या हमको t और x के बीच का रिलेशन पता है? क्योंकि हमको t और x के बीच का रिलेशन नहीं पता तो फिलहाल हम ये भी नहीं बोल सकते और ये भी नहीं बोल सकते। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या था, तो सर इधर कैसे, बोलो ऋतिक। तो इधर कैसे बता दिए? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन था ना, वो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया कि अगर हम fx को इंटीग्रेट कर रहे हैं x के टर्म में और अगर हमको gx आ रहा है, fx को इंटीग्रेट कर रहे हैं dx के टर्म में, x के टर्म में, और हमको gx आ रहा है, तो अगर वो सारे जगह पे x, जहां जहां पे x है हर जगह पे t हो जाएगा तो हमारे यहाँ पे gt आएगा। जैसे cos x, अभी फॉर्मूला देखा था अपन ने कि cos x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं x के टर्म्स में तो हमारा आता है sin x। तो अगर अब मैं यहाँ पे भी x की जगह t रख दूं, यहाँ पे भी x की जगह t रख दूं, तो cos t dt क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, तो दैट विल बी sin t। हम यहाँ पे sin x को नहीं लिखेंगे ना यार, क्योंकि हमने cos t का इंटीग्रेशन किया और वो किया हमने t के रेस्पेक्ट में, cos t का इंटीग्रेशन किया हमने t के रेस्पेक्ट में, तो हमारा आंसर भी किसके टर्म्स में आना चाहिए, t के टर्म्स में आना चाहिए, ना कि x के टर्म्स में। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन में कर रहे हैं, वो एक t के फंक्शन का कर रहे हैं, लेकिन वो हम कर रहे हैं x के टर्म्स में। अब ये हम फिलहाल ना ही इसको gx बोल सकते हैं, ना ही हम इसको gt बोल सकते हैं, because we don't know the relation between t and x, because we don't know the relation between t and x। एक छोटे मोटे एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि सिंपल से क्वेश्चन लिखता हूं मैं, जैसे ये तो अपन देख चुके हैं अभी कि cos t dt होता है हमारा sin t plus x। अब अगर मैंने आपको दिया cos of x square with respect to x square, cos of x square with respect to x square, अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा यहाँ पे, cos of x square with respect to x square क्या आएगा, sin x square plus c। एग्जैक्टली sin x square plus c। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट को यूज किया, आपने यही यूज किया ना कि यार fx dx अगर gx होता है तो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम रहती थी, तो यहाँ पे भी हम वही लिखते थे, तो यहाँ हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ये और ये दोनों सेम है, तो इस फॉर्मूला में पूरा यूज किया जा सकता है, क्योंकि t की जगह x स्क्वायर है, t की जगह x स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी t की जगह पे हमको क्या लिखना चाहिए, हमको लिखना चाहिए x स्क्वायर, राइट, हमको लिखना चाहिए x स्क्वायर। लेकिन वही अगर मैंने आपको cos of x square with respect to dx दे दिया
या फिर मैंने आपको दिया cos ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू cos ऑफ x स्क्वायर दिया विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो बताओ क्या होगा? नहीं होगा ये। अब क्या हम यहाँ पे sin x वाली चीज लिखेंगे? नहीं। यहाँ पे हम sin ऑफ x स्क्वायर प्लस c नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम sin ऑफ x स्क्वायर प्लस c नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वो सेम नहीं था, एग्जैक्टली सेम नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, राइट? यहाँ पे इसको सिमिलरली एक और इंटीग्रेशन देता हूं आपको, dx बाई d ऑफ x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर। इसका हम आपको प्रैक्टिस में बाद में बात करते हैं। अभी सिंपल सा हम फॉर्मूला को अगर यूज करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला को यूज करना चाहते हैं, तो कहां यूज कर सकते हैं, कहां नहीं कर सकते, ठीक है? मैं बस ये कह रहा हूं कि इसको हम फॉर्मूला यूज करने के चक्कर में इसकी जगह पे ये नहीं लिख सकते, ठीक है गाइस? इसका फॉर्मूला बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं जहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ था। चलो फॉर्मूला देखो, स्क्रीन शेयर करके फॉर्मूला आपके सामने मैंने शो किया हुआ है, हिंट भी दे रहा हूं। ये फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला नंबर 10 लगाओ, फॉर्मूला नंबर 10 क्या है? फॉर्मूला नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x। dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब उसको यूज करके यहां पे बताओ क्या लिखा था फॉर्मूला में? इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक? तो ये x था, ये x स्क्वायर था, और यहाँ पे हमने x लिखा। इधर देखो, ये जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर यहाँ पे प्रेजेंट है, जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, ठीक है? tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, राइट? इस तरीके से फॉर्मूलाज को सिंपल यूज करना आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हम बाद में देखेंगे। पर ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे x को इज इक्वल टू t करके फिर वहां पे कुछ कहीं पे ये करे। फॉर्मूला का सिंपल से यूटिलाइजेशन कैसा होता है ये हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो साथ ही साथ आपको ये पता चल गया कि अगर हमको हमारे पास इनमें से कोई भी एक चीज चेंज हो जाती है, कोई भी एक चीज चेंज हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे फिलहाल हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x स्क्वायर दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे प्लस c छोड़ दिया। थैंक यू अंकित। प्लस c कहीं नहीं छोड़ना रे भाई, कहीं नहीं, आधा नंबर कट जाता है सीधा बोर्ड में, ठीक है? तो जो चीज आपने वहां पे पहचान लिया, तो साथ ही साथ आपके दिमाग में ये भी क्लियर होना चाहिए कि अगर ये लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है तो हम इसको क्या tan इनवर्स x या फिर tan इनवर्स x टू द पावर 4, तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं क्या? बताओ, दिस इक्वल टू दिस और दिस, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं क्या? इसी फॉर्मूला को यूज करना है ना कहीं ना कहीं, बताओ जल्दी। क्या हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 को विद रेस्पेक्ट टू x अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या हम उसको tan इनवर्स x प्लस c या फिर tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस c लिख सकते हैं? प्रत्युष अदनान ने रिस्पॉन्स कर दिया है, अदिति का कहना है नीचे वाला लिख सकते हैं। बाकी लोग सोचो एक बार, ये सारे दिमाग से क्वेश्चन हटेंगे ना तो फिर फॉर्मूला बहुत इजीली लगा सकोगे। श्रेया का वेरी गुड श्रेया। तो प्रत्युष अदनान एंड श्रेया के आंसर अभी तक सही है, वेरी गुड प्रत्यय, वेरी गुड अंकित। तो गाइस यहाँ पे हम दोनों में से कोई नहीं लिख सकते, दोनों में से कोई नहीं लिख सकते। अगेन रीजन क्या है? ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला में अगर यहाँ x है तो यहाँ पे x का स्क्वायर होता था, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x टू द पावर 4 आ गया, तो tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इस तरीके से अपने दिमाग में क्लैरिटी रखना है, ठीक है?
यहाँ पे x था, यहाँ x स्क्वायर आया और यहाँ पे हम tan ऑफ x लिखते थे, तो ऊपर वाली चीज लिखते थे। तो यहाँ पे हम tan इनवर्स x तभी लिख सकते थे जब यहाँ पे x का स्क्वायर होगा, तो या यहाँ पे हम tan x टू द पावर 4 तभी लिख सकते थे जब यहाँ x टू द पावर 4 और यहाँ पे x टू द पावर 8 होता। ठीक है, जब यहाँ पे x टू द पावर 4 और यहाँ पे x टू द पावर 8 होता, तभी जाकर हम यहाँ पे tan इनवर्स x टू द पावर 4 लिख सकते थे। मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ, अगर ये होता तब जाकर हम इसको tan इनवर्स x टू द पावर 8 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये एक पहला चीज। दूसरा रूल देखते हैं, जहां भी दिक्कत होगा प्लीज अनम्यूट करके इंस्टेंटली बोल देना, बहुत बार चैट में मैसेजेस मिस आउट हो जाते हैं, तो ये मत सोचना कि आपके मैसेजेस को इग्नोर कर दो। नेक्स्ट, इफ इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यू कैन से सब्स्टिट्यूशन को ही अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन में चाहता हूँ कि लोग जितना हो सके उसे अवॉइड करें, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे। तो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल टू g of x plus v। if this is given, if this is given, then integration of f of ax plus b, integration of f of ax plus b with respect to dx is equal to 1 by a g of ax plus b। ठीक है, 1 by a g of ax plus b plus c। तो रिलेट करो क्या हुआ अंतर, यहाँ पे x था खाली सिंपल x, यहाँ पे भी वो x आया, लेकिन अब x के जगह पे ना एक लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x आ गया, x के जगह पे लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x आ गया। तो उसकी जगह पे हमने आंख बंद करके ये नहीं लिखा कि अच्छा x के जगह पे ये आ गया तो हमने g of ax plus b plus c लिखा। ध्यान देना, यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया है, और किससे डिवाइड किया है, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड किया, x के कोफिशिएंट से डिवाइड किया। ठीक है, तो दिस इज माय सेकंड रूल जो आपके दिमाग में एकदम अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सिंपल से एग्जांपल्स लेते हैं इसको समझने के लिए। तो एग्जांपल नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, सबसे सिंपल। ठीक, अब इसी के जगह पे आपको मैंने दे दिया 3x plus 5, इंटीग्रेशन ऑफ 3x plus 5 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब आपको ये बहुत बार लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में ये नहीं लिख देते, बट ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि अगर ये हमारा ट्रू है, ये हमारा ट्रू है और यहाँ पे x की जगह पे एक लीनियर फंक्शन आ गया, देखो ये x था, x की जगह पे नया एक्सप्रेशन है, वो एक लीनियर एक्सप्रेशन है x, तो उस केस में हम पहले वो तो लिख देंगे g के टर्म्स में, जैसे यहाँ ex था तो यहाँ हम लिख देंगे 3x plus 5, लेकिन साथ ही साथ हमको x के कोफिशिएंट से उसको डिवाइड भी करना है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 था, तो 3 से हमने उसको डिवाइड भी कर लिया। ठीक है, अच्छा कुछ यहाँ पे नीचे नहीं होगा, मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 3x square plus 5, 3x square plus 5 dx। अब बताना तो क्या होगा, अब बताना क्या होगा, will it be equal to 1 by 3 e to the power 3x square plus 5 plus c, क्या ये इसके इक्वल होगा? वेरी गुड मिलिंद, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किया आपने। बाकी सब क्या इसका इंटीग्रेशन इसके बराबर होगा? श्रेया गलत है, शालू अदनान सही है, हर्ष सही है, प्रीति अंकित सही लिखे हो, नहीं होगा, राइट? क्यों नहीं होगा? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल विच आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, in place of x we need to have a simple linear expression of x, simple linear expression of x। ठीक है, तो अब हमको पता है कि e वाला जो इंटीग्रेशन होता है उसमें सिंपल x रहता है। अब यहाँ x के जगह पे 3x square plus 5 डाल दिया, अब क्या 3x square plus 5 क्या लीनियर एक्सप्रेशन है? नहीं है, तो क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है तो हम इसको नहीं लिख सकते, हम इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, एक और,
क्या हम इसको e टू द पावर sin x प्लस c बोल सकते हैं? क्या हम इसको e टू द पावर sin x प्लस c बोल सकते हैं? बताओ। फिर से गलत। शाश्वत गलत। भीति ऋतिक सही बोल रहे हो। हाँ प्रत्येश गलत है। रूपाली अब यहाँ पे अगर आप सिंपली इसी को यूज करके इसका आंसर लिखना चाहते थे, यूजिंग दिस रूल आप इसका ये हमारा फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला को यूज किया, इस रूल को यूज किया, और उसके साथ अगर आप ये लिखना चाहते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि x की जगह पे sin x आ गया। अब बताइए क्या sin x एक लीनियर फंक्शन है? नहीं है ना यार। लीनियर फंक्शन मतलब x का पावर 1। अब sin x आ गया। sin x लीनियर फंक्शन तो है नहीं, वो तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। sin x इज नॉट इक्वल टू x, ठीक है। क्योंकि sin x इज नॉट इक्वल टू x, तो यहाँ पे ये भी हम लिखेंगे नो, ठीक है। ये नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? अब आप में से कुछ का क्वेश्चन आएगा तो फिर सर e टू द पावर sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो हम बाद में देखेंगे। बट फिलहाल मैं जो रूल्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि हमारे दिमाग में अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्लियर है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अभी तक मैंने दो रूल्स बताए। एक बताया FT-GT वाला और दूसरा बताया कि f ऑफ ax प्लस b gx वाला, ठीक है। इन दोनों का यूज कैसे करते हैं मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूं, ठीक है, ताकि सबसे पहली चीज आपका दिमाग में फॉर्मूला कैसे लगाना है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये यहीं पे डन करते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा मोड़ा इसमें और डिस्कशन करते हैं, थोड़ा मोड़ा। ये चार तो आपने बहुत अच्छे से आंसर कर दिया। 5 e टू द पावर e टू द पावर 7x माइनस 9। अब बताओ सर ऊपर कीजिए कैमरा। अब बताओ ये कितना होगा? बताओ कितना होगा इसका आंसर जल्दी। इसका इंटीग्रेशन, अरे सिंबल वाला नहीं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? नहीं मिली, गलत है। अनिकेत सही है, चालू सही है, आपका आंसर अभिनव सही है। अब इसको हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे? इसको हम ट्रीट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ex dx की तरह, क्योंकि जो यहाँ पे वही चीज यहाँ प्रेजेंट है, तो अब हम उसको एग्जैक्टली उस तरीके से ट्रीट करेंगे, राइट। यहाँ पे f ऑफ ax प्लस b वाली चीज आ ही नहीं रही है, f ऑफ ax प्लस b वाली चीज आ ही नहीं रही है, ठीक है। इसको सिंपल e टू द पावर x की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx में क्या होता है, ये दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे भी ये दोनों सेम है, तो ये कहीं ना कहीं वो FT-GT वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है, FT-GT वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे e टू द पावर 7x माइनस 9 प्लस 6। यहाँ कोई 1/7 नहीं आएगा, मैं देख सकता हूँ कुछ लोग यहाँ पे 1/7 लिख रहे हैं, रूपाली, हर्ष, मिली। 1/7 नहीं आएगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि ये अब देखो 1/7 कब आता? 1/7 आता जब आपको दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 7x to e to the power 7x minus 9 with respect to dx। इस केस में हम बोलते हैं कि अच्छा ये f of ax plus b वाला फॉर्म हो गया, तो उस केस में हम यहाँ पे 1/7 e to the power 7x minus 9 plus c बोलते हैं, ठीक है। अंतर समझो दोनों में यार, FT-GT एक, दूसरा f of ax plus b वाला, ठीक है। तो आई होप मिली आपको भी समझ में आ गया होगा। और यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं सिंपल से 4-5 एक्सप्रेशन लिखता हूं, फटाफट आपको उसको आंसर करना होगा, ठीक है। फटाफट आपको उसको आंसर करना पड़ेगा।
जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये नहीं पूछ रहा, लेकिन इसके बेसिस पे चलो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। हाँ, जल्दी से कन्हैया मेरे को बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले वाले में क्या लिखेंगे हम लोग? कन्हैया बताओ पहले वाले पे क्या लिखेंगे? रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अदिति राज पहले वाले पे क्या लिखेंगे यहाँ? हर्ष अनम्यूट करके बताओ यार, क्या लिखा है आपने, वो आंसर बताओ। नहीं अदिति गलत है, मैं इसकी जगह पे पूछ रहा हूँ। हर्ष अनम्यूट करके बताओ। sin 5x plus 7 plus 2 sin 5x plus 7 plus plus 3 यहाँ पे कौन सा लगाया आपने? FTGT वाला लगाया या f of ax plus b वाला लगाया? यहाँ पे लगाया f of ax plus b वाला, ठीक है। ये आप सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि if integration of fx dx is equal to gx, if this is true then integration of ft dt is equal to gt लिख सकते हैं हम लोग, हर जगह पे t आ गया, या फिर x के जगह पे लीनियर एक्सप्रेशन आएगा। अच्छा, दिस कैन बी ax plus b और दिस कैन बी ax minus b विद रेस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो देखो ये विद रेस्पेक्ट टू t था, अंदर t है, यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू x है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में 1 by a g of ax plus minus b प्लस c रहेगा, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। यही दो रूल्स के बारे में अभी तक मैंने डिस्कस किया है अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या लगेगा? यहाँ पे ft dt नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम नहीं है। अब ये सेम नहीं है, लेकिन x की जगह पे लीनियर एक्सप्रेशन इन x आ गया, तो इसीलिए हमको ये लगाना पड़ेगा। अब अगर ये लगा रहे हैं तो sin of 5x plus 7 तो सही लिखा है, sin x की जगह sin of 5x plus 7 सही लिखा है, लेकिन साथ ही साथ 1 by a भी आता है। 1 by a मतलब x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे हमको एक 1 by 5 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें इसका, अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों सेम नहीं है, तो ft dt नहीं लगेगा। अगर हम ax plus b वाला लगाना चाहते हैं तो x के जगह पे लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, तो हम इसका अभी फिलहाल स्टैंडर्ड फॉर्मूला सीधा यूज करके नहीं बता सकते, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये दोनों वैल्यू सेम दिख रही है, तो यहाँ पे हमारा ft dt लग जाना है, सिंपल सा ft dt लग जाना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सीधा sin of 7x plus 5 plus c, sin of 7x plus 5 plus c। लास्ट वाला ये दोनों सेम नहीं है, तो ft dt नहीं लगेगा, ax plus b भी यहाँ पे नहीं लगेगा। तो फिलहाल हम इसमें कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले लगा के या सिंपल सा ये दोनों रूल्स लगा के हम आंसर नहीं कर सकते, ठीक है।
तो आई होप आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हाउ वी विल यूज दिस और दिस। ठीक, चलिए ये तो हो गया, दो रूल्स हमने डिस्कस किए। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, कोई डाउट है किसी को तो प्लीज अनम्यूट करके अभी बताओ। सर ax प्लस b वाला एक बार और बता दीजिए ना। ax प्लस b वाला सिंपल सा क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई भी एक फंक्शन है ना, कोई भी एक फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला को देखो, कोई भी एक फॉर्मूला उठा लेना और उस फॉर्मूला में जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं और वहां पे आया gx, तो अब अगर उसमें x की जगह पे अगर ax प्लस b जैसा एक लीनियर फंक्शन आ जाए, x की जगह पे ax मतलब यहाँ पे जो भी था, यहाँ पे जो भी था उसमें मान लो एक a मल्टीप्लाई हो गया फिर एक b ऐड हो गया, तो इन दैट केस आपका जो आंसर रहेगा उसमें आप सीधा सा, बहुत बार क्या होता है कि लोग देखते हैं कि x की जगह पे ये आ गया तो दे विल राइट g ऑफ ax प्लस b, वो क्या लिख देंगे, g ऑफ ax प्लस b लिख देंगे। ठीक है, लेकिन वो गलत क्या वहां पे हो जाता है कि भाई इसके साथ हमको एक a को डिवाइड भी करना है, और वो a क्या होता है, तो जो भी x वाला टर्म था उसका जो कोफिशिएंट है, x वाले टर्म का जो भी कोफिशिएंट है उसको उससे हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि मान लो x टू द पावर या फिर साइन ऑफ cos x dx हमारा ये है, तो ये देखो x की जगह पे 5x प्लस 7 आ गया। ठीक, अब यहां क्या था, x की जगह पे ax प्लस b आ गया, x की जगह पे 5x प्लस 7 आ गया, तो कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 7 है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि आप उसमें g ऑफ फंक्शन लिख दो, तो हमने इसीलिए साइन ऑफ 5x प्लस 7 लिख दिया, लेकिन साथ ही साथ एक x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है, तो यहाँ x के कोफिशिएंट का 5, तो इसलिए 5 से डिवाइड भी करते हैं। ठीक, अब क्लियर है? यस सर। तो ये दो रूल्स हो गए। अब अगला दो जो सिंपल सिंपल रूल्स है, उसके बाद एक दो क्वेश्चन भी फटाफट कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आता है k इंटीग्रेशन ऑफ k इनटू f ऑफ x dx। k कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट का एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन और उसका इंटीग्रेशन, तो उस केस में हम जो कांस्टेंट है ना उसको बाहर ला सकते हैं इंटीग्रेशन से, fx का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर बाद में k मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, ये सेम फॉर्मूला आपने लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में भी देखा होगा। राइट, डिफरेंशिएशन सब। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x। मान लो कि दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हमको उसका इंटीग्रेशन करने दिया है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल फंक्शंस का इंटीग्रेशन कर दो और फिर उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देना जैसा आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, तो ये रूल नंबर 3 और ये हो गया हमारा रूल नंबर 4। ठीक है, अब आप मैं इंटीग्रेशन करने का ना, मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व करने की बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला में थोड़ा सा बेसिक मैनिपुलेशन, जैसे अभी भी हमने जो रूल सीखा वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन ही था स्टैंडर्ड फॉर्मूला का। तो सबसे पहला आपके दिमाग में, सबको, हर स्टूडेंट के दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला का कैसे यूज करना है और उसमें बेसिक मैनिपुलेशन किस तरीके से करना है। Yes, Shreya, a can be anything. It can be a fraction, it can be a negative number. क्या प्रतिशत? ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला। जैसे कि अब सिंपल सा अगर बात करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 7 dx, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 7 dx दिख रहा है क्या ये सब ठीक से? हाँ, तो ये आप लिखोगे यहाँ पे x to the power 8 plus c, इसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट। लेकिन मान लो कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ, 3x plus 2 का रूट लगा देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 3x plus 2 का रूट लगा देता हूँ। एक बार इसको सब वो करना, सॉल्व करना। एंड हाँ, अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस किया, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, वो जो फॉर्मूलाज हैं जो मैंने आपको एनसीईआरटी से दिखाए थे, और फिर हमने 4 रूल्स डिस्कस किए, और अब हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे आ गए हैं, जहां पे हम क्वेश्चन सॉल्विंग का पहला टाइप देखते हैं, जहां हम सिंपल फॉर्मूला एंड बेसिक मैनिपुलेशन लगाएंगे।
अब जैसे कि ये वाला फॉर्मूला आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज x पावर n डिवाइड बाय n प्लस 1, तो ये तो सिंपल हमने यहाँ पे लगा लिया। लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि यार यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जैसे 3x प्लस 2 है, रूट है, तो रूट को हम क्या लिख सकते हैं, रूट का मतलब हुआ कि पावर कहीं ना कहीं कितना है, तो पावर है हमारा 1/2 का, राइट। पावर है कहीं ना कहीं 1/2 का, और अगर 1/2 का पावर है तो अब अगर ठीक से रियलाइज करोगे इसको, अगर मैं फिलहाल x की तरह ट्रीट करूं तो ये मेरा x टू द पावर हाफ dx हो जाता है, x टू द पावर हाफ dx हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ x की जगह पे क्या आ गया, तो x के जगह पे हमारा एक लीनियर फंक्शन आ गया, राइट। x के जगह पे हमारा एक लीनियर फंक्शन आ गया। तो अगर ये सिंपल x होता तो x पावर हाफ को हम क्या बोलते हैं, x पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1, राइट। हम बोलते हैं x टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1, यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अरे यहाँ पे गलती की 8, ठीक है। अब लेकिन x तो नहीं है ना, x नहीं है हमारे पास, 3x प्लस 2 है, तो 3x प्लस 2 यहाँ पे लिखा। अब क्योंकि ये f ऑफ ax प्लस b के फॉर्म में बन गया तो इसीलिए हमको उसके लिए 1/3, तो ये 1/3 कहां से आया है, ये 1/3 आया है वो f ऑफ ax प्लस b वाला कॉन्सेप्ट है। और ये कहां से आया है, ये फॉर्मूला कैसे लगा है, तो ये लगा है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx से, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx से, ठीक है। बाप रे, इतने देर में 22 मैसेजेस आए हैं, उस 22 में से प्रत्युष ने आधा मैसेज किया है। प्रत्युष एक बार मैसेज करते तो आ जाता है, 10 बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, x टू द पावर 8 क्या, कौन सा गलत है, x टू द पावर 8/8 होगा ना। क्लियर है गाइस, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप सबको। इसको हमने किससे रिलेट किया, x पावर n से रिलेट किया। स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना चाहते थे लेकिन साथ ही साथ थोड़ा मैनिपुलेशन लगा। कौन सा मैनिपुलेशन लगा, तो f ऑफ ax प्लस b वाला मैनिपुलेशन लगा, राइट। तो ये अगर सिंपल x होता तो हम ये लगते, लेकिन x की जगह पे ax प्लस b जैसा फॉर्म आ गया तो इसलिए 1/3 से डिवाइड भी करना पड़ गया। ये समझ में नहीं आया, देखो मान लो मेरी सुना कि आपके पास इस क्वेश्चन की जगह पे मैं आपको सिंपल सा अगर क्वेश्चन देता x टू द पावर हाफ dx, अब उस केस में क्या करते हैं, आप करते हैं x टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस, राइट। तो ये हमारा बन गया x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस। लेकिन अब वहीं पे आपको मैंने दे दिया √3x प्लस 7, इसका इंटीग्रेशन करना। अब 3x प्लस 7 को हम रूट को हम यहाँ पे पावर के फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक। अब इसको आपको रिलेट करना था कि यहाँ पे कैसा मैनिपुलेशन चलेगा। तो पहले तो हमने रूट को पावर में कन्वर्ट कर लिया, पावर में कन्वर्ट कर लिया तो फिर इस तरीके का कुछ फोटो आपके दिमाग में आना चाहिए। अब ये जब देख रहे हो तो आपको ये था कि आप अच्छा यार अगर यहाँ पे x होता तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाना था, लेकिन x की जगह पे क्या आ गया, तो x की जगह पे 3x प्लस 7 वो एक सिंपल सा लीनियर फंक्शन आ गया। तो जब एक सिंपल सा लीनियर फंक्शन आ गया तो उसकी हम क्या करेंगे, हम f ऑफ ax प्लस b वाला, f ऑफ ax प्लस b वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/8 g ऑफ ax प्लस b, राइट। तो उसी को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे कि पहले तो हम इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन तो ठीक इसी तरीके से करोगे। समझो कि जहां जहां पे x लिखा है ना वहां पे 3x प्लस 7 आ गया, तो 3x प्लस 7 का पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में भी 3/2। ये तो हमने किया जब स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा हुआ रहता, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं था, उसमें साथ में मैनिपुलेशन हो रहा है x प्लस b वाला। तो उस x प्लस b के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक a से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और a हमारा x का कोएफिशिएंट होता है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 था, तो इसीलिए हमने 1/3 किया, इसीलिए हमने यहाँ पे 1/3 किया। बोलो समझ में आया अभी, इज इट क्लियर नाउ सिना, ठीक है। चलो
ये हो गया हमारा एक। ये सब आपको मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करके भी थोड़ा सीखोगे अच्छे से कि अच्छा ये भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब जैसे एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हो गया सिंपल सा x पावर n वाला, तो एक दे देते हैं। फटाफट सिंपल सा लिखा है मैंने, आपको इसका वो बताना, इसका इंटीग्रेशन बताओ जल्दी। गलत है श्रेया, थोड़ी सी गलती कर रहे हो, हल्की फुल्की गलती। पहले तो आपको देखना है स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लगेगा कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में नहीं लगेगा तो किस तरीके का मैनिपुलेशन कर सकते हैं कि नहीं वो देखना है फिर। अनिकेत ने सही आंसर दिया है, प्रत्युष ने सही आंसर दिया है, शाश्वत गलत है, शेयर गलत है, सही है प्रीति, अभिनव आपका आंसर भी सही है। चलो तो अब यहाँ पे जब आया फॉर्मूला, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा फील आ रहा होगा कि यार वन ऊपर है अकेला और नीचे वन के साथ एक एक्सप्रेशन का स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला आप सबको पता है, इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस सी, राइट। इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस सी। लेकिन क्या हमारे पास x अकेला है? अब आप में से कुछ लोगों का मेरे को आंसर आ रहा था ये tan इनवर्स 3x प्लस है, क्योंकि गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि सिंपल x, देखो यहाँ x है, यहाँ x का स्क्वायर है, तब फॉर्मूला में हमारा x आता है। यहाँ x है लेकिन यहाँ पे सिंपल x का स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको नहीं लिख सकते, ठीक है, इसको नहीं लिख सकते। लेकिन थोड़ा अगर सोचोगे तो f ऑफ x की जगह पे f ऑफ ax प्लस b जैसा ही आया है, एग्जैक्टली सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन। f ऑफ x के जगह पे f ऑफ ax प्लस b जैसा एक्सप्रेशन आया है, एंड इफ दैट इज द केस देन क्या मैनिपुलेशन लगता है? ये मैनिपुलेशन है वही वाला। देखो ये आपके दिमाग में ना प्रैक्टिस करके एकदम फिट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ बस क्या करना था अपन को, पहले तो ठीक है आप लिखो tan इनवर्स वाला, tan इनवर्स 3x प्लस 7 का स्क्वायर लिखो, सॉरी 3x प्लस 7 लिखो, लेकिन साथ ही साथ x का कोफिशिएंट 3 से डिवाइड भी कर दो, ठीक है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी कर दो। आया क्या समझ में ये चीज? x की जगह पे एक्चुअली क्या हुआ, फॉर्मूला से कंपेयर करोगे तो x की जगह पे एक लीनियर फंक्शन आ गया ना, x की जगह पे एक लीनियर फंक्शन आ गया, तो इसलिए हम ax प्लस b वाला लगा रहे हैं। हाँ ये भी कर सकते हो प्रतीश, ठीक है, बट दिस इज इजी है ना, इफ यू जस्ट फिगर आउट कि हाँ यहाँ पे ये लग सकता है तो फिर काम खत्म है। वन के जगह पे कोई भी स्क्वायर टर्म होता तो आप इधर कह रहे हो, इधर कह रहे हो क्या निकेत? तो यहाँ स्क्वायर टर्म होता तो कुछ और लगाते हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं लगता। आज की क्लास में मेरा टारगेट क्या था, एनसीईआरटी के 16 फॉर्मूलाज दिखाने का, और उन फॉर्मूलाज को सीधा यूज करना है, तो हल्का फुल्का मैनिपुलेशन क्या कर सकते हैं, तो एफ टी वी पी एंड एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब मान लो कि
यहाँ पे स्क्वायर लग गया, यहाँ पे अगर वैल्यू चेंज हो गया, 5 लगा दिया हमने, 1 की जगह 5 हो गया, या 1 की जगह पे 25 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, तो क्या करेंगे, दैट विल बी लर्न लेटर, दैट विल लर्न लेटर, पहली क्लास में सारे चीजें कर पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अब आपको घर पे क्या करना है, तो कुछ क्वेश्चन वगैरह लिख के भी दे दूंगा, प्लस आज वही क्वेश्चन घर पे ट्राई करो, क्योंकि सिंपल आपका फॉर्मूला को यूज करके आ रहा है। साथ ही साथ चाहो तो घर पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाला, पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह हम बाद में देखेंगे। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन जितने हो सके खुद से फ्रेम करो और अच्छे से इसका नोट्स बनाओ। सबके लिए एक सिंपल सा सजेशन है, इंटीग्रेशन के लिए नोट्स बनाओ, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग चैप्टर। अगर आप क्या कहते हैं ऐसे यहाँ पे पढ़ोगे, समझ में आ गया, इस तरीके से चलेगा, तो फिर एट द एंड ऑफ लेट्स से 2 मंथ्स आपको बहुत बड़ा दिमाग में कंफ्यूजन रह जाएगा, बिकॉज चीजें आपने नोट नहीं की हो। तो इट्स नीडेड, संडे का टाइम आ रहा है बीच में, वीडियो को दोबारा देख लेना और नोट्स बनाना खुद का, ठीक है। सामने बुक रखो, बुक से स्टडी करो, वीडियो देखो और खुद का एक नोट्स बनाओ सिंपल सा। जो लोग बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं वो एनसीईआरटी और मैक्सिमम आरडी शर्मा को देखो, जो लोग जेई वगैरह को टारगेट कर रहे हैं वो साथ ही साथ अरिहंत या संगीत वगैरह सामने खोलकर रीड कर एक खुद का नोट्स बनाओ, ठीक है। तो यहीं पे फिर सेशन को एंड करते हैं गाइस, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। हाँ, इतने कुछ कहना है क्या? सर मंडे से ऑफलाइन क्लास चलेगा? मंडे से ऑफलाइन क्लास नहीं चलेगा। अभी देखो ऑफलाइन क्लास नहीं चला सकते यार, हमने टेस्ट के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया हुआ है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास अगर चलता भी है तो 1 अक्टूबर से ही चलेगा। सर अलाउ तो हो गया है ऑफलाइन क्लास चलाने के लिए? कौन अलाउ किया बताना तो? मेरे सर पूरा न्यूज में तो न्यूज में तो आ रहा है 21 21 वाला क्या है ना, 21 में बस आप ये कर सकते हो, क्या कहते हैं